हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं वायु तथा जल प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने वायु प्रदूषण के बारे में जाना। अब हम जानते हैं पौधाघर प्रभाव। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं और ये जो पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और शेष भाग अंतरिक्ष में लौट जाता है। अब परावर्तित किरणों जो विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है और ये रुका हुआ जो भाग है वो पृथ्वी को और अधिक गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधशाला अथवा नर्सरी अथवा किसी स्थान पर पौधा घर को देखा है तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को क्या करती है? गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस प्रक्रम में बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, यानी इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। इस प्रभाव के लिए हवा में CO2 की अधिकता उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता, लेकिन यह प्रक्रम अब जीवन के लिए खतरा बन गया है क्योंकि CO2 की मात्रा वातावरण में बढ़ती ही जा रही है। अतः इसके प्रभाव के लिए हवा में CO2 की अधिकता उत्तरदायी है। वातावरण में CO2 की मात्रा क्यों बढ़ रही है, इसको जानते हैं हम। एक और तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर CO2 वातावरण में मोचित हो रही है तथा दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है, यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का एक मुख्य कारण है मानवीय क्रियाकलाप और दूसरी ओर वन क्षेत्र का घटना यानी कि वनों का कटाई। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई। वनोन्मूलन के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। लेकिन क्या होता है? वनों को काटा जा रहा है। वनोन्मूलन के कारण वातावरण में CO2 की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की क्या हो रही है? संख्या घटती जा रही है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में जाने नहीं देती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में जाने नहीं देती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसे विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है और इसलिए इससे बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। यानी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की भांति इन्हें भी पौधाघर गैसें कहते हैं। विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग
एक गंभीर संकट। विश्व उष्णन के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल में एक वृद्धि हो सकती है, आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई तटीय जो प्रदेश है वो जल से भर चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। विश्व उष्णन के विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णन से आशंकित हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। हाल ही में मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधाघर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है, हमारे पास समय सीमित है। अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है, यानी हमारा पृथ्वी का ताप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो संकटकारी स्तर है। हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन के कारण पिघलने आरंभ हो गए हैं, यानी इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं, जो उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल तथा सीएनजी जैसे ईंधनों को उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा, पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। तीसरा, जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को उपयोग में लाया जाए, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए तथा इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। पटाखे, पेट्रोल, इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, और अगर हम इनका उपयोग कम से कम करेंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो वायु प्रदूषण कुछ मात्रा में कम होगा। हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हम पेड़ लगा सकते हैं तथा पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं, यानी पेड़ खाली लगाना नहीं है, हमें उसकी देखभाल करना है तब तक जब तक कि वो वृक्ष ना बन जाए, तथा पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण करके हम अपना योगदान दे सकते हैं। आप वन महोत्सव के बारे में जानते ही होंगे, और आप ये भी जानते हैं कि जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं। अगर हम वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना पड़ेगा। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। कक्षा 7 में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। आपको पता है कि हम खाने के बिना एक दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए तथा उस क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। आप ये सोचिए कि हमको किस किस कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपको पता है कि हमारे घर में जो नल आते हैं पानी के लिए, वो एक ही टाइम आते हैं और कभी कभी वो नहीं आते हैं, और जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गंदा हो जाता है। यानी हम जब नहाते हैं, कपड़े धोते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें जल का उपयोग किया जा रहा है, उसके बाद जल कितना गंदा हो जाता है। इसका यह अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। ये पानी कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। जब भी वहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। यानी जब वहित मल है, रसायन है जो विषैले होते हैं, ये सब पानी में मिल जाते हैं तो जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। जल कैसे प्रदूषित हो जाता है, इसका विशिष्ट अध्ययन करते हैं। अब हम गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांश उत्तरीय, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं
और जीविका के लिए इस पर निर्भर है। यानी गंगा जो है हमारे जीवन की मुख्य दायनी है, जीवन दायनी है, और करोड़ों व्यक्ति और अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर है। परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन ने यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। यानी संसार की 10 ऐसी नदियों में एक नाम गंगा का आता है जिसका अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित होती है, वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपरिचित वहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। यानी हम इस नदी को गंदा कैसे कर रहे हैं? अपने घरों का कचरा, कूड़ा करकट और वहित मल, मृत जीव इत्यादि इसमें फेंक रहे हैं, जिसके कारण ये नदी दूषित हो रही है। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते। यहाँ पर नदी निर्जीव हो गई है। यानी कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा है, कचरा इतना ज़्यादा फेंका जाता है नदी में कि वहाँ के जलीय जीव भी जीवित नहीं रह पाते हैं। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। अब ये नदी जो है इतनी प्रदूषित हो गई कि इसको बचाने के लिए सन 1985 में गंगा कार्य परियोजना चालू की गई। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकीकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी थी। लेकिन जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और यहाँ पे औद्योगिकीकरण के कारण इस नदी को पहले ही काफ़ी हानि हो चुकी थी। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है, और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार ने फिर से इस नदी को स्वच्छ करने के लिए एक मिशन प्रारंभ किया है, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है, और इस मिशन के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। अब कहीं बड़े बड़े कारखाने हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, वहाँ से बहुत सारे रसायन निकलते हैं और ये नदियों और नालों में प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसके उदाहरण तेल परिष्करण शालाएँ, कागज फैक्ट्रियाँ, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं रासायनिक फैक्ट्रियाँ हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, जिनसे पौधे तथा पशुओं में अविषता उत्पन्न होती है। यानी ये जो रसायन है, इसके कारण पौधे तथा पशुओं में विष पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इनके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पशु और पक्षी मारे जाएं या नदी में रहने वाले जीव जंतु मर जाएं इन रसायनों के कारण। इसके लिए भारत सरकार ने कई अधिनियम बनाए हैं। इसके अनुसार उद्योगों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो जल में प्रवाहित करने से पूर्व उनको उपचारित करना चाहिए। परंतु प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिसके कारण अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है। यानी कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है, जिसके कारण उसकी अम्लीयता तथा कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी अम्लीयता तथा उसमें उत्पन्न होने वाले कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है और मृदा उपजाऊ होने की बजाय
बंजर होती चली जाती है। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं। कई आपने ऐसे तालाब देखे होंगे बच्चों, जो बिल्कुल हरे रंग के प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी मात्रा में शैवाल उग रहे होते हैं। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फॉस्फेटों जैसे रसायनों की आधिक्य मात्राओं के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। अब इस जल में क्या उपस्थित है? नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे रसायन अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, जिसके कारण ये शैवाल फल फूल रहे हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। अब जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जो होते हैं उनके लिए ये भोजन का कार्य करने लगते हैं। ये जो जीवाणु हैं अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब ये जीवाणु क्या करेंगे? इनको घटकों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिसके कारण जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन है उसके स्तर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। अब जल में आप जानते हैं कि गर्म जल भी एक कम हो गई तो उसमें रहने वाले जो जलीय जीव हैं विद्युत संयंत्रों मर जाते हैं, उद्योगों से आता है। अब जो गर्म जल होता है वो भी प्रदूषक हो सकता है, क्योंकि यह जल कहाँ से आ रहा है? विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आ रहा है। इसे नदियों में बहाया जाता है। यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है। अब ये जो गर्म जल है वो जलाशयों के ताप में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब उस जलाशय का जब ताप बढ़ जाता है तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब इस जल में बहुत सारे परजीवी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, क्योंकि ये वहित मल द्वारा संदूषित जल से आ रहे हैं। तो इनके कारण कई बीमारियां जैसे हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। आपके घर में भी पानी को छान कर पिया जाता है या उबाल कर पिया जाता है। उदाहरण के लिए हम जल को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं या छान कर पी सकते हैं। आजकल तो फिल्टर लगाए जाते हैं, आरओ लगाए जाते हैं, यानी पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिरने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। यानी जो जलाशयों का पानी जो है हमारे लिए आता है नलों के द्वारा, वो उसको पहले शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार करती हैं। आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है। पहला है पॉइंट इसमें, आप यह देख चुके हैं कि जल को कैसे फ़िल्टर करते हैं, यानी जल को हम कपड़ा से फ़िल्टर करते हैं। यह अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है, यानी यह आम प्रचलित घरेलू फ़िल्टर कैंडल फ़िल्टर होता है। बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। यानी जब हम पानी को भरते हैं उसको पीने से पूर्व उसको उबाल लेते हैं, क्योंकि उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और इसी प्रकार से जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। यानी जल में को शुद्ध करने के लिए जल में क्लोरीन की गोलियां या विरंजक चूर्ण मिला दिया जाता है। हमें सावधानी रखनी चाहिए क्या? कि हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। अब जल को हमें शुद्ध करना है तो उसमें भी क्लोरीन की मात्रा जो है वो अधिक नहीं डालना चाहिए। अब जल को बचाने के लिए तथा जल को हमेशा शुद्ध रखने के लिए हमारी नदियों को
बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा सके। यानी नियमों को सख्त किया जाना चाहिए। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जल उपचार संयंत्र लगाए जाने चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक जल को उपचारित करके शुद्ध किया जा रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करना चाहिए। हमें जल की बचत करना चाहिए, उसे बेकार नहीं करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जल का कम उपयोग करें, रिड्यूस, पुनः उपयोग करें, रीयूज़, पुनः चक्रण करें, रिसाइकिल, पुनः प्राप्त करना, रिकवर और उपयोग ना करना, रिफ्यूज़ हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, जिससे हम जल को बचा सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए। आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आप पहले ये सोचिए बच्चों कि आप कितना जल को व्यर्थ बहाते हैं, और फिर आप ये सोचिए कि आप इस जल को कैसे बचा सकते हैं। धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। यानी जिस जल से हम सब्जियों को धोते हैं या दाल चावल इत्यादि को धोते हैं, तो उस जल को व्यर्थ ना बहाया जाए, उस जल को एकत्रित कर लिया जाए और फिर इसका इस्तेमाल पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, इसके हम कई तरीके अपना सकते हैं। पीने के लिए हम ग्लास में उतना ही पानी लें जितनी हमें प्यास है। इसके अलावा जब ब्रश करते हैं या हम नहाते हैं तो नल को खुला ना छोड़ें और सीमित पानी का ही उपयोग करें। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है। अब प्रदूषण बहुत दूर की घटना नहीं रह गई है। प्रदूषण के बारे में हम सब जानते हैं और यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते तथा पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में रहेगी और है। यानी हमें अपने उत्तरदायित्व का पालन करना है और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। साथ ही हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो या वो ध्वनि प्रदूषण हो। ये प्रदूषण हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए हमें पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों का उपयोग करना है, नहीं तो हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में और पड़ जाएगी। क्या आप जानते हैं, जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। जिस नल से प्रति सेकंड 1 बूंद जल टपकता है, उस नल से 1 वर्ष में कई हजार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में आपको सोचना है और जल को व्यर्थ नहीं बहाना है। जल को बचाना है, हमारे जीवन को बचाना है और प्रदूषण से हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।